वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास कैपिटल, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सारी मैनेजमेंट जो स्पोर्ट्स विंग की हैं, राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और उसके साथ में ब्रह्मा कुमारी फाउंडेशन, जिन्होंने हम लोगों को 3 दिन जो उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनहेंसिंग माइंड पावर थ्रू राज योगा मेडिटेशन, जो 19 से 23 अगस्त को मनमोहिनी कैंपस माउंट आबू में ऑर्गेनाइज करा, उसकी कवरेज के लिए और उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था जब हम लोगों ने उनकी मैनेजमेंट टीम के साथ मुलाकात करी और वहाँ हम लोग गए। तो जो हमने 3 दिन वहाँ पर रह के विटनेस किया कि जिस तरीके से रिलीजियस लीडरशिप होती है और जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, इसी तरीके से ब्रह्मा कुमारीज और स्पोर्ट्स विंग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एक स्पिरिचुअल लीडरशिप क्रिएट करने में। तो जब हमने वहाँ पे ऐसे जो सेशंस थे अटेंड करे, पैनलिस्ट आए थे वहाँ पे काफ़ी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए। जो ब्रह्मा कुमारीज की स्पोर्ट्स की विंग की सीनियर मैनेजमेंट थी, डॉक्टर जसदीप सिंह जी, साथ में BK अजय जी, डॉक्टर गुरदीप सिंह जी, राजा राम मोहन जी, और भी ऐसे जो थे, उन सबसे जब हम लोगों ने इंटरेक्शन करी और उनका जब व्यू पॉइंट देखा, तब हमने देखा कि किस तरीके से उन लोगों ने एक डेडिकेटेडली स्पिरिचुअल प्रोग्राम बनाया मेडिटेशन का, जिसको राज योगा मेडिटेशन कहते हैं। और उसको अब वो स्पोर्ट्स फर्टिनिटी के अंदर जो एसोसिएशंस हैं और गवर्निंग बॉडीज़ हैं, उसके साथ में जो कोचेज़ हैं और जो प्लेयर्स हैं, उन तक ये मैसेज कन्वे करवा रहे हैं कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के साथ में मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। और उस मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस तरीके की जो मेडिटेशन और राज योगा मेडिटेशन जो उन्होंने डेवलप करी है, उससे किस तरीके से स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस स्ट्रेसफुल कंडीशंस में बढ़ सकती है। तो हमारे लिए बहुत एक नई चीज़ थी। और जब हमने इस तरीके से देखा कि एक डेडिकेटेडली स्पोर्ट्स फर्टिनिटी को इस तरीके से साथ में शामिल करके उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करा जा रहा है, क्योंकि जब ऐसे प्लेयर्स होते हैं, जब तक उनकी परफॉर्मेंस ठीक रहती है, बट अगर उनका कोई बैड पैच आता है, ये वो आउट ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं या वो कल को अपने टफ कंपटीशन में जाते हैं, तो अगर उन लोगों को इस तरीके की राज योगा मेडिटेशन थेरेपीज़ के सेशंस दिए जाएं, जो उनकी पूरी डेडिकेटेड टीम इसके अंदर सक्षम है और कई सालों से वो लोग इसको प्रैक्टिस और प्रीच कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्समैन की एक आउटलुक और स्पोर्ट्समैन की एबिलिटी टू परफॉर्म काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर हम लोगों ने वहाँ पर जो आए ये ऐसे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट थे, जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा, उन लोगों की भी इंटरव्यूज़ ली, अलग अलग पहलू जाने। और जो हमने देखा उसको हम लोग बड़ा प्राउडली फील करते हैं कि हमें जो स्पोर्ट्स विंग हैं, राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और ब्रह्मा कुमारीज की फाउंडेशन, उन्होंने हमें मौका दिया कि हम वहाँ पर आके इसको कवर करें और एक डेडिकेटेडली इंडिपेंडेंट व्यू से जो नहीं जाता था उस कंसेप्ट को उसके सामने ये लेकर आएँ। और जो ये बेहतरीन काम कर रहे हैं स्पिरिचुअल लीडरशिप को तैयार करने में, ग्रास रूट लेवल से कोचिज़ के साथ, स्पोर्ट्समैन के साथ, फेडरेशंस एंड एसोसिएशंस के साथ, उसको देश और विदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और उनको भी फिर इन संस्थाओं से जोड़ें, ताकि वो भी ऐसे अगर स्पोर्ट्स फील्ड में हैं तो उनको भी इस तरीके के राज योगा मेडिटेशन परफॉर्मेंसेस एनहांसमेंट के जो माइंड एनरिचमेंट के प्रोग्राम्स हैं उसको लेना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए इनके साथ जुड़ना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, मैं हूं कशफी शमाल और आप सभी का स्वागत है ग्लोबल मिडास कैपिटल फाउंडेशन की इस खास पेशकश में। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं राजस्थान के माउंट आबू के मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में, मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में
3 दिन का स्पोर्ट्स आयोजन है और ये स्पोर्ट्स विंग जो है राजयोग रिसर्च एंड फाउंडेशन की तरफ से है और इस स्पोर्ट्स में हम जानेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में और स्पोर्ट्स का मेडिटेशन से क्या जुड़ाव है उसके बारे में भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, आप स्पोर्ट्स विंग के कोऑर्डिनेटर हैं, तो स्पोर्ट्स विंग की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई? मैं साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग में आया था संस्था में 1995 में। तो जब मैंने देखा कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की ट्रेनिंग यहाँ ऑलरेडी होती है, तो फिर आइडिया आया कि क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था, नेशनल लेवल पे बॉक्सिंग वगैरह खेलते थे, तो ये ट्रेनिंग हमने अपने बड़ों को बताया कि ये खिलाड़ियों के लिए भी अगर हो तो बहुत अच्छा है। तो 2002 से फिर दादी प्रकाश मनी, निर्भय भाई, जगदीश भाई जी ने परमिशन दी और ये तब से सेवाएं शुरू हुई हैं। ये जो आपने सेवा शुरू की तो ख़ासकर स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, तो उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स पर्सन में जो खिलाड़ी होते थे उनमें कुछ चेंज नज़र आया आपको, कुछ पॉजिटिव चेंज? ये हम लोगों ने काफ़ी जैसे बैडमिंटन है, रेसलिंग, बॉक्सिंग, नेशनल टीम्स हैं, तो उनमें जब भी ट्रेनिंग कराई तो उनका जो एंग्जाइटी लेवल था कोई काफ़ी कंट्रोल हुआ। किसी को गुस्सा आ जाता था, कोई टेंशन हो जाती थी अपोनेंट को देख के। तो ये जो ट्रेनिंग उनको कराई और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे अलग अलग ड्यूरेशन की होती थी, तो उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी चेंजेस आए। वन ऑफ द एग्जांपल इज साइना नेहवाल। तो उनके फादर ने ये ट्रेनिंग अपने लेवल से स्टार्ट कराई थी। मोहम्मद आरिफ सर उनके कोच थे उस टाइम। तो इस तरह से मैराथन भी यहाँ पे होती हैं, उनकी लाइफस्टाइल चेंज करके, उनका डाइट प्लान चेंज करके पहले से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अनेक एथलीट्स ने दी है। ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं वो तो बाद में पर्सनालिटी बने, लेकिन हमने देखा है कि वो बहुत ही लो बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन लोगों को फिर आप कैसे डील करते हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ संस्था की ये है कि यहाँ कोई भी ट्रेनिंग या टीचिंग होती है उसके चार्जेस नहीं हैं। तो कोई भी एवरेज फैमिली वाला, गरीब परिवार वाला, कोई भी व्यक्ति इस ट्रेनिंग को ले सकता है। और ये देखा गया है कि जो टूल्स हम बताते हैं अपनी ट्रेनिंग में, जैसे मेडिटेशन है, राजयोगा, विजुअलाइजेशन टेक्निक है, अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ टॉक, साइलेंस, तो ये सारे 5 नेचुरल जो अमेजिंग नेचर की गिफ्ट हैं, ये सब फ्री हैं। तो इनको कोई भी एथलीट कर सकता है, केवल इसके लिए थोड़ा टाइम, एनर्जी और अपना थॉट्स प्रोसेस हमें उसमें देना होता है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को भी 2-3 अफर्मेशंस बताएं। जैसे एथलीट्स जब आते हैं तो हम उनको अफर्मेशंस देते हैं कि आई कैन डू इट, आई एम चैम्पियन, आई एम ग्रेट, आई एम वंडरफुल, आई एम विनर। तो इस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट को हम विजुलाइज कराते हैं थ्रू अफर्मेशन। कितने कोचेस जुड़े हुए हैं इस पूरी कंट्री में? ऐसे तो हमारे जो बीके मेंबर्स हैं वो तो हैं 500 से के आसपास हैं। बाकी आई थिंक 4 to 5,000 से ज़्यादा एथलीट्स और कोचेस इंडिया वाले जुड़े हुए हैं। फ़ॉरेन के भी हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं, लेकिन फ़ॉरेन के उतने ज़्यादा नहीं जुड़े हुए। उसमें साइकोलॉजिस्ट वगैरह, माइंड पावर ट्रेनर जुड़े हैं, लेकिन इंडिया से ज़्यादा जुड़े हुए हैं लोग। तो अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को स्कॉलरशिप चाहिए तो फिर क्या आप लोग प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल, क्योंकि फ़ीस वगैरह चार्ज नहीं करते और ये संस्था कंट्रीब्यूशन पे चलती है, तो हम ऐसा स्पॉन्सरशिप वगैरह उनके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। लेकिन अगर हमारे कनेक्शन में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, अगर वो हमें कहता है कि मैं कुछ एथलीट की सेवा कर सकता हूँ, तो हम उससे उनको कनेक्ट कर देते हैं कि भाई आप इनसे इनकी मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। आप हेड क्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, तो इसमें आपका क्या रोल होता है, क्या करते हैं आप? रिसेंटली मुझे ये स्पोर्ट्स विंग में एज ए मधुबन हेड क्वार्टर कोऑर्डिनेटर की सेवाएं दी गई हैं। और हमारी हर साल यहाँ पर नेशनल लेवल की एक कॉन्फ्रेंस होती है और इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन से लेके एकोमोडेशन,
हर तरह से, चाहे स्टेज प्रोग्राम, जो भी बैकग्राउंड में जो भी कार्य होता है वो सब की कोऑर्डिनेट करना, बड़ों से उनको इनवाइट करना, टोटल मिला के जो भी काम होता है वो बैकग्राउंड में करना होता है। तो अगर कोई जुड़ना चाहे आपकी संस्था से तो वो कैसे जुड़ सकता है? जी, इसके लिए एक तो हमारा बेसिक कोर्स होता है, वो बेसिक कोर्स करने के बाद जो भी इंटरेस्टेड होते हैं मेडिटेशन में, राजयोगा और आध्यात्मिकता में, वो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद जो आगे फर्दर मतलब और लंबे समय जब जुड़ते हैं तब वो फिर आगे सेवाओं में जुड़ते हैं, लेकिन पहले हमें बेसिक कोर्स क्लियर होना ज़रूरी है। तो वो कोर्स कौन कौन से हैं? बेसिक कोर्स में हमारा ये राजयोग मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं, इसके अंतर्गत अलग अलग चैप्टर आते हैं। जैसे पहले स्वयं की पहचान, मैं कौन हूँ, क्योंकि आज व्यक्ति स्वयं को ही नहीं जानता है। हम फिजिकली जानते हैं अपने शरीर के बारे में, लेकिन शरीर ही तो सब कुछ नहीं है ना। आज भी एक जब शरीर छोड़ जाता है उसके बाद भी तो कुछ आइडेंटिटी है हमारी, उसके बाद भी तो हम याद करते हैं उनको। तो ज़रूर कोई ना कोई और भी शक्ति है शरीर के अंदर जो निकल जाती है, जिसके लिए कहते हैं कि भाई वो चला गया। कौन चला गया? शरीर तो आपके सामने ही पड़ा है। तो उसके बारे में हम यहाँ पहचान देते हैं, आत्मा के बारे में, कि वो आप आत्मा हैं। फिर हम दूसरी पहचान देते हैं परमात्मा के बारे में, कि आपका परमात्मा के साथ क्या संबंध है। क्योंकि आज हमारा आपस में तो बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन परमात्मा के संबंध को भूले हुए। और कई बार आपस का संबंध भी इसलिए अच्छा नहीं हो पा रहा है क्योंकि परमात्मा के साथ जितना अच्छा संबंध हमारा होना चाहिए वो नहीं है। तो ये राजयोग हमें उससे साथ जोड़ता है, और उसके साथ जुड़ने से उसकी गुण और विशेषताएं, उनकी कलाएं जो भी हैं, वो शक्तियां हमारे पास आती हैं, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। तो ये कोर्स कितने साल का होता है, महीने का होता है? ये केवल 7 चैप्टर्स हैं, आपको 7 आवर्स देने हैं। केवल 1 डे आपको आधा घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे आप जितना दे सकें उतना जाएं आप लोकल ब्रांच पे, और उसमें ये कोर्स आप करें तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। स्वयं के बारे में, परमात्मा के बारे में, कर्मों की गति क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर आप ये कंटिन्यू मेडिटेशन का ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अरविंद झा, जो कि कर्नल के साथ साथ एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी हैं। क्या होती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, आइए उनसे जानते हैं। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। और आपसे जानना चाहूँगी, अब तक साइकोलॉजी के बारे में तो बहुत कुछ सुना, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ये क्या होता है? ये मतलब दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल एंड वेरी अनकॉमन टर्म, तो इसके बारे में आप हमें बताएं। मैम, मैं आपको बताऊंगा, जो जैसे आपने साइकोलॉजी के बताया है, वो एक मन का स्थिति होता है। जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से स्पेसिफिक इसलिए होता है कि खिलाड़ी जो है कभी कभी अपना जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस ग्राउंड पे नहीं दे पाता, या फिर वो अच्छा प्रैक्टिस में करता है और जब कंपटीशन होता है तो उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ पाता है। उसके अंदर कई चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, जैसे कि उसके अंदर उसको सबसे बड़ी बात होती है उसके अंदर एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन है, और कई फैक्टर्स हैं जो कि नहीं आ पाते हैं। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग विधियां हैं हमारी। पहले हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इसमें अलग हमारे पास टेस्ट होते हैं, उसको हम VTS टेस्ट होता है, हमारे पास पेन पेंसिल मेथड टेस्ट होता है। पहले हम फिर उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन कर लिया, फिर इंटरवीन करते हैं। इंटरवीन करने का मतलब उसको क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, उसकी बातचीत करके उसके मेरे पास टेस्ट होते हैं। एक ग्राफोलॉजी टेस्ट होता है मैडम, जिसको सिग्नेचर से आपके पता चल जाता है कि आपका क्या है, तो वो टेस्ट होता है। फिर उसके बाद कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं खिलाड़ियों के, और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं वो जो कि बाहर नहीं निकल पाता, और जब कंपटीशन का समय आता है तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं पाता। मैं एक स्पोर्ट्स लॉयर भी हूँ, तो अगर वो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इससे रिलेटेड, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम उसके मन से ये बात को निकाल देते हैं। फिर हम करते हैं डेली का मेंटेनेंस होता है मैडम, ताकि उसका मन हर समय स्ट्रांग रहे। उसके लिए हमारे पास कई विधियाँ हैं, जैसे कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हम उनको बच्चों को कराते हैं, मेडिटेशन जो अभी आप जिसके बारे में बात कर रही हैं वो हम मेडिटेशन कराते हैं, और दूसरा एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, विजुअलाइजेशन होता है, इमेजिनेशन होती है। अलग अलग तरह की विधियां हैं जिसे जो है आदमी जो है अच्छा अपना परफॉर्मेंस करने के लिए उसको इस टाइप की हम चीज़ें करते हैं। समथिंग रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन? नो, इट्स नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ हम विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन की बातें करते हैं। मतलब जो हम यहाँ पे विजुलाइजेशन करते हैं वो हमारे जो अगला का कंपटीशन होने वाला है उसके बारे में हम पहले एक दिन पहले देख लेते हैं कि मेरा अगर ओपोनेंट, मान लीजिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी हॉकी का मैच था, तो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग टीम है, हम लोग 0-7 से उससे हार गए। तो वो जैसे कि आप एक दिन पहले ही आपको पता है कि वो स्ट्रॉन्ग टीम है, तो हम पूरा विजुलाइज कर लेते हैं पूरे मैचेस का
मन के बारे में, कि पूरे मन से मैच खेल लेते हैं। और अदर जो अच्छा एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है वो पेन पैसन मेथड निकाल करके एक बोर्ड पे भी लगा लेता है, ओके ये प्लेयर फॉरवर्ड है, अगर आप ऐसे ऐसे विधि अपनाओगे वो प्लेयर स्ट्रांग है उनका। तो अगर मेरा एक प्लेयर को चेक करने के लिए एक प्लेयर है तो हम 2 प्लेयर पे स्पेस इस्तेमाल करेंगे और हम हारेंगे नहीं एक दिन पहले, जो हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो ये जो विजुअलाइजेशन की ट्रेनिंग है वो आपको हम ये करते हैं। और जो इमेजिनेशन है, हम एक इमेजिन करते हैं सिचुएशन पे। जैसे मान लीजिए कि अगर वो खिलाड़ी है, वो उसका प्रदर्शन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उस खिलाड़ी से, अपोनेंट को जानना बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिस्ट के लिए। तो उसकी पद्धति को देखते हुए कि वो ऐसा कर सकता है, तो आप अपनी तजवीज़ आप अपना पहले से बना करके हम उस पर कर करके, तो बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है। सबसे बढ़िया जो साइकोलॉजी जो लास्ट मोमेंट पे एथलीट से बात करता है, वो बहुत ही अहमियत की बात होती है जो उसके मन में बैठ जाती है। मैं एक जाट रेजिमेंट से रिलेटेड हूँ और आप जानते हैं कि हरियाणा के और उस तरफ के लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स में होते हैं, तो मैं उनकी भाषा में बात कर लेता हूँ। तो जब आप किसी को किसी भाषा में बात कर लेते हैं तो उस आदमी के वो हृदय में चली जाती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि जाट में जैसे बोलते हैं ना, अभी ईब लठ गाड़ देंगे। अब इस भाषा को आप कैसे भी इंग्लिश में बोलें वो फीलिंग नहीं आ पाएगी। तो बोला भाई चौधरी बार तो लठ गाड़ देनी है, तो वो उसके मन में सीधे डायरेक्ट जाता है और उसके अंदर एक अलग से करंट पैदा होती है और उससे वो कर लेता है। एक तो दूसरा एक और चीज़ जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ध्यान देता है, ये खाने की पद्धति। सपोज आप मान लीजिए नॉर्थ से हैं तो उनको अलग टाइप का खाना पसंद होता है, जो साउथ इंडियन है उसको ज़्यादा पसंद होता है। तो जैसे अभी जो कोई साउथ इंडियन हमारा एथलीट है तो वो क्या, जैसे उसको खाने के मतलब पहले जो भी खाना खा रहा है उसको थोड़ा सा आपने इडली डोसा टाइप का कोई आइटम दे दिया, कोई रसम टाइप की दे दी, तो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है खाने से, उसका परफॉर्मेंस जो है और भी आकार बढ़ता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो किससे बात कर रहा है कंपटीशन के पहले। कई बार क्या होता है वो परिवारजनों से बात किया, वहाँ के गांव को क्या पता, वो हो सकता है उनको कुछ ऐसी नेगेटिव बात बोलते हैं कि फलाना बीमार पड़ गए या फलाना, उससे क्या उसके मन पे असर पड़ सकता है। तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कंपटीशन के पहले उससे जो भी बात करे, उसकी फैमिली करे, वाइफ करे या गर्लफ्रेंड करे, तो वो पॉजिटिव टाइप की बातें हों, एनकरेजिंग बात हो, मोटिवेशनल बात हो। कोशिश करते हैं कि कम से कम वो करें। और लास्ट बट लेस्ट होता है कि स्लीप मैनेजमेंट। मैम एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्लीप का पैटर्न देखते हुए, नहीं अगर 10 बजे उसने मोबाइल छोड़नी है ताकि उसको 7 से 8 घंटा प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, तो हम लोग इन सब चीज़ों का करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ मन से नहीं होता है, आपको मैंने 3-4 चीज़ें बताई, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट करता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों अब हम बात करने वाले एडवोकेट राजा राम से, जो कि इन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है खेलो इंडिया और इसका आगाज़ किया है महाराष्ट्र से। तो आइए जानते हैं कि इस खेलो इंडिया मुहिम का मकसद क्या है और उन्होंने क्या सोच करके शुरू किया, और इसके अलावा भी वो यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी उनके लिए काम करते रहते हैं, ताकि जो हमारी जो आने वाली जनरेशन, जो यंग बच्चे हैं, और वो अपने आप को स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे ले जा सकें। और बहुत तरह के इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, जैसे कि वो नशे की उन्हें आदत हो जाती, ड्रग्स लेना शुरू कर देते, तो उन यंगस्टर्स को उन्होंने कैसे बचाया, इस पे भी हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और अभी जिस मुहिम के बारे में हमने अभी बात की आपसे, आप हमें बता रहे थे खेलो महाराष्ट्र, खेलो इंडिया, वो मुहिम क्या है? ये मुहिम मैंने खेलो इंडिया मोमेंट फॉर पीस इस नाम से मैंने शुरू की है। और इंडिया को अभी 75 साल हुए हैं आज़ादी के, तो ये अमृत महोत्सव के टाइम पे मैंने महाराष्ट्र से इस मुहिम को शुरुआत की है। इस मुहिम का मेन मकसद है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल क्राइम ब्यूरो का एक रिपोर्ट है जिसमें मानसिक आरोग्य और क्राइम दोनों को मिला के बहुत सारी चीज़ें इंडिया में और महाराष्ट्र में हो रही है। बहुत सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व है और बहुत सारे बच्चों को स्पोर्ट्स तो पता है, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए अदर एक्टिविटीज़ रहती है। मतलब स्पोर्ट्स के साथ स्पोर्ट्स साइंस जैसे रहता है, फिर कभी ड्रग्स लिया जाता है, कभी सप्लीमेंट लिया जाता है, उससे बहुत सारी तकलीफ़ें उन्हें बाद में झेलनी पड़ती है। इसलिए स्पोर्ट्स अच्छे से खेले, पीसफुली खेले, इस माध्यम से उन्हें कोई ड्रग्स ना ले, नहीं तो कोई ऐसी सप्लीमेंट्स ना ले जिनसे उनकी बॉडी ख़राब हो। इसलिए मैंने स्पोर्ट्स के साथ जो लॉ है, जैसे मेंटल हेल्थ एक्ट है हमारा, पॉस्को कायदा है, साइबर लॉज है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये यंग जनरेशन फंस जाती है, ट्रैप होती है, और फिर इन फ्यूचर टाइम उन्हें उस चीज़ों का पछतावा होता है और उनका करियर भी ख़राब हो जाता है। इसलिए कोई भी खेल से जुड़े रहना बहुत ही अच्छा रहता है। और खेल के साथ स्पोर्ट्स साइंस भी बहुत ज़रूरी है, जैसे न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, फिर फिजियोथेरेपी है, इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है। ये सिर्फ सपोर्ट से हम अच्छे प्लेयर्स बना सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस नोबल कॉज के लिए मेरे साथ जुड़े हुए भी है, और मुझे यही आशा है कि ये मेरा कॉज, नोबल कॉज, इंडिया के हर एक पार्ट तक पहुँचे और नेक्स्ट जनरेशन इंडिया के लिए खेले और बहुत सारे मेडल्स और खुद के लिए प्राउड फील करे और अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड फील करे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। हाय लॉरा,
tell me about your association with Brahma Kumaris. My association with Brahma Kumaris, I came to spiritual knowledge 17 years ago. So I was associated from my country, Spain, and the foundation is in India. So like gradually I've been shifting and spending more time in India. Yes. So are you associated to sports also? Yes, I like sports a lot. Actually, it's a wing that I identify myself more together with the media wing. And I'm not very active, like in the sense of with the sports wing activities officially. But lately I am connecting with them, so I'm lucky they called me today to come. So I came running. So your specialization was in running, no? Well, I like running. It's my hobby. I run every day. Like, but I'm not any professional runner or anything. I just like jogging while doing yoga. How Brahma Kumaris has helped you in transforming yourself and identifying your true self? Well, I think we're not changed by Brahma Kumaris, we're changed by God. Because Brahma Kumaris, everybody is different, and yes, we can also change each other. If somebody has better qualities than me or different, I can learn from them. And they're good company, like we don't drink or smoke, take drugs, these things. So in that sense, it's been my protection. But it's a test also, because we have strong karma, because we know from many births, we believe Brahma Kumaris, we are soul, so we also test each other. Thank you so much for talking to us. दोस्तों अब हम आ चुके हैं ग्लोबल ऑडिटोरियम में, जहां पर ये स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसका टॉपिक है एनहांसिंग माइंड पावर थ्रू राजयोग मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जो कि हमारे मन मस्तिष्क को शांति देता है। और बहुत सी ऐसी जो सिचुएशन आती है जब हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, उस वक्त मेडिटेशन हमें मदद करता है उससे बाहर निकालने में। और ये मेडिटेशन जो है ख़ासकर स्पोर्ट्स के लोगों के लिए, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के लिए, प्लेयर्स के लिए है कि मेडिटेशन के थ्रू वो कैसे अपनी हार जीत को और अपने नेगेटिव एनर्जी को, अपने स्टैमिना को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो नेगेटिविटी है उससे वो बाहर निकल सकते हैं। और अगर हारने का जो दर्द होता है उससे आप कैसे जूझ सकते हैं, इसके बारे में भी इस कॉन्फ्रेंस में हमें बताया जा रहा है। आप सभी यहाँ पर आए हैं इस कॉन्फ्रेंस का थीम लेके, एनहांसिंग माइंड पावर थ्रू राजयोगा मेडिटेशन। उसका फर्स्ट स्टेप आपने आज सवेरे सुना है कि जब हम अपने आप को पहचानते हैं, अपनी जो शक्ति है, सामर्थ्य है या टैलेंट्स है, वो सब जब समझते हैं, तब कोई भी गेम में, इधर इट इज़ लाइफ और एनी प्ले विच यू आर प्लेइंग, उसमें एक्सेल कर सकते हैं। यू ऑल एग्री विथ मी? यस, इट्स नॉट जस्ट गेम, इट्स नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर गेम यू ऑल बिलोंग टू। लेकिन हम जो ब्रह्मा कुमार्स एंड ब्रह्मा कुमारीज हैं, जो फिज़िकली हम लोग नहीं जुड़े हैं स्पोर्ट्स से खेलने के रूप में, लेकिन जीवन के खेल में तो हर एक है यस, तो उसमें भी जीतना है, राइट? तो वो जीत कैसे हो, और हारते हैं तो भी उसको कैसे हम पॉजिटिवली लेके एक स्टेपिंग स्टोन बना के आगे बढ़े, उसके लिए ये स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आप सभी पूरे भारत से आए हैं, तो यहाँ पर 3 दिन के लिए पधारे हैं। ये पवित्र स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे स्थान में आना भी बहुत बड़ा भाग्य होता है। तो आप सभी भाग्यशालियों को फिर से
इस स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में सब स्पोर्ट्स विंग के भाई बहनों के तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज फर्स्ट हम ब्लेसिंग से शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी काम आप जब भी कोर्ट में भी जाते हैं या कोई भी ऑफिस में भी जाते हैं तो पहले क्या करते हैं? ब्लेसिंग लेते हैं। हाँ, भगवान से ब्लेसिंग लेते हैं या बड़ों से ब्लेसिंग लेते हैं, आपके कोच से ब्लेसिंग लेते हैं। तो ब्लेसिंग का बहुत बड़ा महत्व है हर एक के जीवन में। तो आज हम ये कॉन्फ्रेंस का शुरुआत भी करते हैं ब्लेसिंग्स के साथ। तो ब्रह्मा कुमारीज का जो सेक्रेटरी जनरल है वरिष्ठ भ्राता जी राजयोगी ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी, वो आप सभी के लिए खास गुड विशेस भेजे हैं, ब्लेसिंग्स भेजे हैं। भाई साहब फिज़िकली नहीं आ पाए, लेकिन यहाँ शांतिवन कॉम्प्लेक्स में ही रहते हैं, तो भाई साहब खास हम सभी के लिए ब्लेसिंग्स भेजे हैं। तो पहले हम अपने आप को ब्लेसिंग से भरपूर करेंगे, फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो अभी देखते हैं। ओम शांति। परम पिता परमात्मा के अति प्यारी संतानों, विशेष रूप से नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस के साथ जिनका ऑर्गेनाइज करने में पार्ट है और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका पार्ट है, आप सब के लिए हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत आपकी इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए शुभकामनाएं। केवल ये जो राजयोगा है ये आपको और कुछ नहीं सिखाता, आपके मन में इतनी शक्ति है, उस शक्ति को हमने बिखेरा हुआ है, टुकड़े टुकड़े किया हुआ है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अगर हम उसको इकट्ठा कर लें, स्कूल में हम देखते थे कि सूरज और एक लेंस से सुखाते थे, कागज़ पे आग लग जाती। अब बताओ कहाँ सूरज, ये आग कैसे लग गई? अगर एक लेंस सूरज को कर सकता है कंसंट्रेट, हम नहीं कर सकते। तो आपका मन कंसंट्रेटेड होगा, आपका मन ना पीछे का सोचे ना फालतू सोचेगा। जैसे कहा गया कि मछली की आंख देख रहा हूँ, आप सदा विजयी रहेंगे। और देवता सदा ही विजयी थे। एक होता है टेम्परेरी विजय, आजकल तो हर चीज़ टेम्परेरी है, अभी विजय अभी हार, लेकिन परमानेंट विजय चैंपियन की होती है, वो सदा ही चैंपियन रहता है। आजकल के तो चैंपियन भी बदल जाते हैं। आप देखते होंगे कि स्पोर्ट्स में जो टीम हारती है वो भी गले मिलती है और पूरा भेद मिल के हर टीमें एक साथ एंजॉय करती हैं, गेम्स विलेज में रहती हैं, जीवन में रहती हैं। यही जीवन का आत्मसात है। और भोले शंकर भोले बाबा यही कहते हैं कि उनके सभी गण हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते। ठीक उसी तरह मेरी चर्चा हुई तो ब्रह्म कुमारी जी के बारे में, जब मेरा अभी ज्ञान सूक्ष्म है, लेकिन जब मैंने देखा तो उसी को पाया, उसी आदर्श को पाया, उसी रूप को पाया। और मैं अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानूं कि बचपन से मेरे पिता माता ने 4 बहन का एक्सपायर हो गई, 2 भाई एक्सपायर हो गए, फिर 4 बहनें हुई, फिर मेरा जन्म हुआ और नाम रखा आनंदेश्वर। आज उनकी कृपा से 69 साल की उम्र में मुझे ऐसे महान भक्तियों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया। शायद मैं ना आता तो जिंदगी भर इस अलौकिक क्षण की प्राप्ति के लिए पछताता रहता। इसके लिए मैं भाई जगबीर सिंह, इसके जो सूत्रधार हैं, मानक हैं बने, इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।
हर चीज़ों के बारे में आपको बहुत सी बातें मिल जाएंगी, पढ़ लिख लेंगे, स्पोर्ट्स की बात फिर करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अपने मन को जागृत करो, और जब तक आपका मन के अंदर जागृत रहेगी, एनर्जी रहेगी, सदैव युवा बने रहोगे। स्थूल काया तो आनी जानी है, ये छोड़ेगी दूसरी जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, पता नहीं आज होगा अनंत होगा। आपका मन अगर मजबूत है, मन प्रसन्न है, तो आपसे संपन्न व्यक्ति कोई नहीं है। 66 में एक कहावत अंग्रेजी की एक पोयम थी, एक बेगर बेटर देन किंग। भिखारी 2 पैसा पाता है, आप जाओ फुटपाथ पर निश्चिंत होकर सो जाता है, उसकी खूब अच्छी नींद आती है। राजा सारी सल्तनत है, रात भर करवट बदलता रहता है, उसको नींद नहीं आती है। अभी हम लोग बर्लिंगम में बुरनई के शाह हमारे साथ था, हम लोग देख रहे थे तो बात हो रही थी, उसके साथ पूरा एम्पायर है। कभी वो विश्व का सबसे धनी आदमी, छोटा सा था, धनी आदमी कहलाता था। आज वो ओलंपिक में पैसा लगाने लगा, अपने देश का आया था। देखिए चेहरा बड़ा, बोली निकल नहीं पाती है, उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती है, सारा दिन बेकार है। तो ऐसे कर्म करो कि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा हो। और आपकी ऊर्जा कौन देता है? आपको, जैसे बहन ने कहा कि आपका मन ऊर्जा से भरपूर होता है, तो जितनी लोगों की सेवा करोगे उनकी दुआएं आपको मन को चार्ज करेगी। जैसे पुराने ज़माने में राक्षस क्या करते थे कि ऋषियों मुनियों के हवन कुंड को जला देते थे, तहस नहस कर देते थे। क्यों? वो कहते थे कि ऋषि मुनि जो हवन करते हैं, उसके जो हवन की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से देवता सशक्त होते हैं। तो जब ऊर्जा उनको मिलेगी नहीं तो आसक्त होंगे, तो हम उनको हरा देंगे। उसी तरह आप जो परमार्थ करते हो, लोगों की सेवा करते हो, उससे जो आपके मन के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी, वही आपके काम आएगी, वही आपके जीवन को लक्ष्य की प्राप्ति के माध्यम बनेगी। हमेशा कर्म करते हुए सोचो कि जो कर्म हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, कि वो दूसरों के लिए कहीं दुखदाई न हो। और जिस समय आप समझ लोगे कि अगर ये कर्म मेरे लिए दुखदाई है तो दूसरों के लिए भी दुखदाई होगा, ये सोच के जो कर्म करोगे निश्चित ही उसको फल प्राप्त करोगे। एक बार पुनः, बहुत लंबा भाषण मुझे आता नहीं है, खिलाड़ी आदमी रहा हूँ, खेलकूद से जुड़ा रहा हूँ, अपनी भावनाओं को यहीं समाप्त करता हूँ। बस इसी निवेदन के साथ, भाई जगवीर जी, जब भी आपको मुझे आवश्यकता होगी आप मुझे बुलाएंगे, अगर इस संस्थान के साथ जुड़ के मैं कुछ स्पोर्ट्स के लिए कर सकूं। और हाँ, मैं अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जब मीटिंग होगी, और जितने हमारे स्टेट ओलंपिक के साथी हैं, सभी हमारे जूनियर खिलाड़ी हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ किसी न किसी रूप से उनको जोड़ने की कोशिश करें। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्टेट में समझूंगा मेरा जीवन सफल हुआ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। सभी भाइयों बहनों को मेरा विनम्र प्रणाम।
सर ब्रह्मा कुमारी इसका अपना FM चैनल भी है, उसके बारे में हमें बताएं। जी जी, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है रेडियो मधुबन और फ्रीक्वेंसी है 90.4 FM। तो इस कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से हम लोग जो हैं यहाँ के लोकल जो हैं आदिवासी लोग हैं, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर में जो लोग रह रहे हैं, उन सभी को ये सुनने का अवसर मिलता है और हम सभी लोग उनको जाके मिलते हैं आउटडोर में, उनसे बातें करते हैं, उनके जीवन शैली क्या है, उनका लैंग्वेज जो है विशेष रूप से यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज जो मारवाड़ी बोलते हैं, कई लोग गुजराती बोलते हैं, कई लोग हिंदी बोलते हैं, तो उन सभी से मिलने का अवसर मिल जाता है। और फिर उनके जो प्रॉब्लम्स हैं कि उनके यहाँ क्या समस्या है, किसान हैं तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कलेक्ट करते हैं। और इसके साथ में जो गवर्नमेंट की जो बातें हैं, यानी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, उसके बारे में भी हम पब्लिक को बताते हैं इसके माध्यम से। तो एक कोलैबोरेशन हो जाता है कि भाई आम किसान की जो बात है और सरकार की योजना, वो दोनों चीज़ें हम लोग जो है रेडियो पे प्ले करते हैं रिकॉर्ड करके। सर आपने बताया कि आप रेडियो के थ्रू लोगों से जुड़ते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो अब तक कितने लोगों की समस्याओं को आप सॉल्व कर चुके हैं, समाधान मिला है उन्हें? वैसे क्वांटिटी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे किसानों को, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हमने बताया, आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, यूरिया जो है एक छोटे बॉटल में लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। और कई किसान ऐसे जो पूरी जानकारी लेते हैं तो उसके बाद उनका कॉल आता है कि हमने इन चीज़ों को काम किया है। और जैसे हम लोग यूथ के लिए करियर ऑप्शन एक प्रोग्राम चलाते हैं, तो करियर के बारे में अलग अलग लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। तो बहुत सारे युवा सुनकर प्रोग्राम जो है अपने करियर को फ्रेम करते हैं। इवन जो हॉस्टल में रहने वाला लड़के का एक बार फ़ोन आया था कि आपने जिस तरह से टॉक किया, करियर के बारे में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे एक दिशा मिली। मैं कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना है, लेकिन आपका शो सुनने के बाद मुझे ये स्पष्ट हो गया कि मुझे आगे क्या करना है। तो इस तरह से उनका जो है विचारों में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। और तीसरा जो हम लोग बेनिफिट वाली बहुत अच्छी जो मुझे अच्छा लगा वो है कि रेडियो सुनकर लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। तो क्योंकि हमारा रेडियो चैनल जो है वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लोगों को देता है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक प्रोग्राम चलते हैं अलग अलग, और उसमें सारे पॉजिटिव मैसेज ही हमारा कोट करते हैं हम लोग, अच्छी बातें उनको सुनाते हैं, अच्छा मनोरंजन भी करते हैं। तो जो भी व्यक्ति उससे जुड़ जाता है तो एक बार सुनता है तो सुनते रहता है। और फिर काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा है कि बहुत सारे लोग बीड़ी पीते थे, यहाँ वो छोड़ दिया है, शराब पीना छोड़ दिया है। कई लोग ज़्यादा चाय पीते थे, हैवी चाय, मना कंटिन्यू चाय जितनी बार भी पिलाओ पीते रहेंगे वो, उन लोगों ने भी अपने आप को कंट्रोल करके 1 या 2 बार चाय पी रहे हैं अभी। आपके यहाँ भी कितने रेडियो जॉकीज़ हैं, और मतलब यहाँ पर क्या वैकेंसी आती है? नहीं, हमारे यहाँ जो हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग हैं वही लोग यहाँ पर हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और वो फिर हम लोग के प्रोग्राम में जुड़ जाते हैं, एज ए वॉलंटियर सेवा करते हैं। किस किस टाइप के प्रोग्राम्स हैं आपके? जैसे अलग अलग सेक्टर में सवेरे मॉर्निंग शो है, वो सभी को जो है भक्तिमय बना देता है। और पॉजिटिव थॉट्स के लिए एक प्रोग्राम है सुप्रभात। उसके बाद नई किरण करके प्रोग्राम है जिसमें हम लोग पूरा उस दिन की जो इन्फॉर्मेशन है, फेस्टिवल है या कोई सेलिब्रेशन है, उसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद आशियाना एक प्रोग्राम चलता है जो महिलाओं को टारगेट करके बनाया गया है प्रोग्राम। जो महिलाएं हैं, किचन उनका जो है रेसिपी कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। उनके घरेलू समस्याएं क्या है उसके ऊपर बात होती है। What made you to connect with Brahma Kumaris? It happened in 2016 when I was working with Sports Authority of India. I am still working with them, but I was designated to attend a conference, a similar conference, with the Brahma Kumaris. That conference was held in their other campus, Gyan Sarovar. That was also on meditation and Raj Yoga and how you can improve your sports performance using Raj Yoga. So that was my first contact that I established with Brahma Kumaris. I attended that conference, and that was the time when I had already put in around 24 years of service. And I found certain principles, certain ideas which were, I came across during that workshop, during this conference, that I incorporated those ideas in my training processes.
and they not only proved very beneficial with regards to my coaching, but also I kind of transformed as a person to quite an extent. I became a little more tuned down, a little more at peace with myself, and that helped me to grow as a professional and also as an individual. So, how do I help people, those who want to make their career in sports, and how do they get help from you? How you assess them to become a better person, a better human being, a better sports person? You see, I have been a faculty at the National Institute of Sports in Bangalore. So my job is to produce coaches. But my focus, especially after I came in contact with the Brahma Kumaris, has been, you see, it is very difficult to produce champions. Suppose you have a group of players who come to you for training, and very few of them would reach to the top. So the focus of the coach should not only be those few who make it at the top. His focus should be on the people who do not make it on the top, because they would be in the majority. So as coaches, it is our moral and ethical responsibility to produce productive citizens for the country. Even if they do not perform very well at the top level, they should be productive in whatever field they choose for themselves, and they should be good human beings. So it is very important to inculcate those kinds of values in them through the sports development programs, and coaching is one of them. If I am producing coaches, I produce 30 coaches every day, and they go to the fields at various places. They work in schools and colleges and other educational institutions and clubs. They come across with young children who are in highly impressionable age, and they try to copy them, they try to imitate them in whatever little things they do. So it is very important for coaches to be role models, and conferences like these, they really help you to reassess yourself, reassess your journey, reassess whatever you have been doing all these years. And it is a kind of a test and measure kind of a thing, that you come across, you evaluate yourself, and then you make requisite changes and become better people, better coaches, better human beings. Other than your association to Brahma Kumaris, what else you do? I told you I work with Sports Authority of India, and I have been a basketball coach through and through. I was coach of the Indian national team for around 5 years. I coached the senior men team, I coached the junior men team, the youth men team. I have coached several teams from the armed forces, from the universities, and now I am into administration and teaching. I am a faculty, as I told you, in the National Institute of Sports, and I also am the joint administrator of Indira Gandhi Stadium at Delhi. Thank you so much, sir, for talking to us. So tell me about your journey. My journey started from a primary school when I was identified by my coach that I am a talented player. I should get my admission from my school to a specialized school who they were offering specialized coaching to the talented players. On the basis of that training, I represented Punjab in National Hockey Championship. From journey started, then I joined Mahindra College Patiala in sports wing, and from there I was selected for Indian University, and then I joined my physical college, mastered it, then MPhil, then doctorate in education from Jamia Millia, then D.Lit from University of Rajasthan, and a specialized coaching course from NIS Patiala. Finally, from Springfield College of Physical Education, America. This was my educational journey, and this education supported me to identify the talent and train the talent and testing the talent in national championship. This was my schooling. How did you know about Brahma Kumari? I mean, how are you associated to it? Dr. Jagbir Singh, I met him in Delhi, and late Shri Milkha Singh ji was also there.
So he came to Delhi to receive Milkha Singh ji to bring him there. And when he saw my biodata and he interacted with me, at that time I was working as a Secretary All India University Sports Board, and I recently came from World University Games. So he gave me also an invitation that you also go with us. And first time I attended their program. I liked their work culture. I liked their commitment and their way of working and behaving with the people. They teach us how to adjust with the changing times for the sake and for the benefit of the country. This is what they are teaching. This is missing in schools, colleges and universities. We go for formal education. They are giving us the spiritual education. If we combine formal education and spiritual education, I think we can be good human beings. We can serve our nation and world in a better way. So what's the future of sports in India? There is a bright future of sports in India, provided we are identifying that there are triple T theory. First T deals with talent, second training, third is a target setting. If we identify the talent from the remote and rural areas on a wider scale, from a quantity, the quantity will produce the quality. And the scientific training is provided to our talented players, and they are given a exposure, global exposure before participating in Olympics. Now Government of India has taken up the pursuit of excellence in sports very seriously. So we have a lot of talent, but we need to design scientific and professional training under the close and careful observation of specialized coaches. And we can bring coaches from foreign country and get interaction with our coaches, and I hope that will be the finest combination. Indian ethos, if combined with foreign technicalities, I do hope that we can achieve the target. Thank you so much, sir. Thanks a lot. दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स के दिव्यलोक में। दिव्यलोक के अलावा यहाँ पर और भी लोक हैं, जैसे कि त्रिलोक, ब्रह्मलोक और वैकुंठ। और इन बिल्डिंग्स को इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोग सेंटर से जुड़ना चाहते हैं, जो अपने आप को आध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं, वो यहाँ पर आ सकें और रह सकें।